ठीक है। अब देखो यहाँ पे कल जो है ना कार्य शक्ति और ऊर्जा मैंने स्टार्ट किया था, है ना। कार्य शक्ति और ऊर्जा में मैंने सबसे पहले कार्य के बारे में बात किया था, यानी कि वर्क के बारे में मैंने बात किया था। तो कार्य के बारे में मैंने ये बताया था, जो कार्य होता है वो क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। ठीक है। और पूरा फॉर्मूला मैंने बताया था, तो मैंने ये बताया था W बराबर क्या बनेगा, F इंटू डी कोस थीटा। ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो मैंने ये बताया था अगर कार्य की बात करेंगे तो कार्य क्या होता है, कार्य बल और विस्थापन का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाएं, अगर उसमें विस्थापन ना हो तो कार्य हमारा को क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मैंने बताया था कि किसी दीवार के ऊपर धक्का लगाना, उसमें कार्य क्या बनेगा, शून्य बनेगा। ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि कार्य जो होता है ना वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो बल के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा विस्थापन के ऊपर, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, इनके बल और विस्थापन के मध्य बनने वाले कोण के ऊपर। ठीक है। फिर अगर तीनों पे डिपेंड करता है तो मैंने कहा कि अगर हम कोण के वैल्यू को भी चेंज करें, कोण के मान को भी चेंज करें तो कार्य में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया थीटा बराबर, अगर हम कितना लें, 0 डिग्री लें तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो cos 0 कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो W बराबर क्या बनेगा, W बराबर F इंटू डी बनेगा, ऐसे वाला। तो यहाँ पर कार्य जो है ना W, अगर cos थीटा बराबर आपने 0 ले लिया तो कार्य बनेगा कितना, मैक्सिमम बनेगा, सबसे ज़्यादा आएगा कार्य यहीं पर। ठीक है। क्योंकि अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा की अगर बात करें, थीटा जो होता है वो 0 से अगर हम 90 डिग्री तक लें, इन दोनों डिग्री तक लें, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू इसके होती है वो होती है 1, और वो कहाँ पर होती है 0 पे होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर थीटा बराबर कितना लिया हमने, 0 लिया, तो कितना आएगा, कार्य जो है ना कितना आएगा, अधिकतम आएगा, मैक्सिमम आएगा। फिर मैंने बताया था अगर आप थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेंगे तो कार्य कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो अगर cos 90 0 होता है तो इसमें 0 आप रख देंगे तो पूरा का पूरा 0 बना देगा। तो W कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कार्य क्या हो गया, ये जो है ना कार्य क्या है, शून्य है। उसके बाद थीटा बराबर हम कितना लें, 180 डिग्री ले लें। 180 डिग्री अगर थीटा हमने ले लिया तो W बराबर F टू डी कोस थीटा रखोगे ना, F टू डी कोस थीटा में रखोगे तो थीटा जो कार्य है ना तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। कोस 180 माइनस थीटा करोगे तो 90 माइनस थीटा करोगे तो -1 करके आएगा। ठीक है। तो कोई थीटा यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या बनेगा, न्यूनतम। ठीक है। तो ध्यान रखना कार्य अधिकतम कहाँ पर आएगा, तो कार्य अधिकतम आएगा कितने, 0 डिग्री एंगल पर। शून्य कितने पे आएगा, 90 डिग्री एंगल पर। और न्यूनतम कहाँ पर आएगा, तो 180 डिग्री एंगल पर आएगा। ये मैंने आपको बताया था कल। इसके बाद मैंने बताया था अगर कार्य की बात करेंगे तो कार्य कार्य का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। तो बताया था तो कार्य की जो इकाई होती है वो क्या है, जूल होती है। इतना मैंने तुम्हें बता दिया था, कार्य की इकाई जो होती है। इसके बाद ये कार्य जो है ना एक कैसी राशि है, एक अदिश राशि है ना, सदिश नहीं है, क्या है, अदिश राशि। इतना मैंने बताया था आपको। उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था इसके ऊपर। अब उसके आगे देखो, उसके बाद हेडिंग बनाओ। ठीक है। उसके बाद हेडिंग बनाओ। इसके बाद वेग और विस्थापन में संबंध भी बताया था सर्कल में, है ना, वो आप देख लेना वहाँ पे। वेग और विस्थापन में मैंने सर्कल में बताया था, है ना। तो अब उसको आप देख लेना आगे। अब देखो इसमें हेडिंग बनाओ, यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति, इसको कहते हैं मैकेनिकल पावर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिकल पावर, हिंदी में कहते हैं यांत्रिक शक्ति। ठीक है। और पावर का जो यांत्रिक शक्ति का फॉर्मूला होता है तो P बराबर W/T। ठीक है। P बराबर W/T, ये इसका फॉर्मूला होता है। यांत्रिक शक्ति का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, P बराबर W/T। यहाँ से P जो होगा ना, P बनेगा वो क्या बनेगा, पावर, है ना, पावर या शक्ति, पावर या शक्ति बनता है। W जो बनता है वो बनता क्या है, कार्य,
और टी जो होता है वो क्या है, समय है। अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए ना, शक्ति का मात्रक पूछा जाए तो आपको याद रखना वो होता है वाट। क्या होता है, वाट, वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रक अगर देंगे तो कितना होगा, वाट बनेगा, ठीक है। शक्ति का मात्रक जो है ना वो क्या है, वाट है। अब देखो इसके बाद शक्ति का अगर बड़ा मात्रक देंगे तो किलोवाट प्रति घंटा बनेगा ना, एक ये भी शक्ति का ही मात्रक है, किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, किलोवाट प्रति घंटा जो है ना वो ये बराबर होता है 36 गुणन 10⁵ जूल के बराबर, है ना। 36 × 10⁵ जूल बराबर 10⁵ जूल, ये किलोवाट प्रति घंटा होता है, kWh। ये यूनिटों में लिखा जाता है कि कितने वाट यूनिट ख़त्म करनी है ना, कितने यूनिट ख़त्म होंगे, तो ये kWh किलोवाट प्रति घंटा, है ना। ठीक है। अब देखो एक आपसे यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि भाई एक शब्द आपने सुना होगा, अशुशक्ति, अशुशक्ति, है ना। तो ये होता है 746 वाट। एक अशुशक्ति बराबर क्या होगा, 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट होता है। इसको आप याद रखना है। एक अशुशक्ति अगर आपसे पूछे तो कितना बताओगे, 746 वाट बताओगे। और यहाँ पर अगर शक्ति की, यांत्रिक शक्ति की बात करें तो इसका मात्रक जो ये जो होती कैसी राशि है, तो ये अदिश है। कैसी है, अदिश है। ये राशि कैसी है, अदिश राशि है। इसको याद रखना है। यांत्रिक शक्ति के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है, यांत्रिक शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर W/T, पावर P यहाँ पर क्या है, पावर है, W क्या है, वर्क है, और T क्या है, समय है, ठीक है। शक्ति का अगर बात करें तो शक्ति का मात्रक क्या बनेगा, वाट बनेगा। और शक्ति का अगर बड़ा मात्रक को अगर देखें तो किलोवाट प्रति घंटा बनेगा, किलोवाट घंटा बनेगा, जो किसके बराबर होता है, 36 × 10⁵ जूल के बराबर होगा। और एक अशुशक्ति की बात करें तो कितना बनेगा, 746 वाट बनेगा, ठीक है। और यांत्रिक शक्ति कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो यांत्रिक शक्ति मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखो कार्य हमने देख लिया, शक्ति को हमने, यांत्रिक शक्ति हमने बता, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल पावर की बात होगी। इसके बाद होगी ऊर्जा। तो अगला टॉपिक बनाओ, इसमें लिखो ऊर्जा। देखो कार्य के बारे में बता चुका, शक्ति के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या बनेगी, हमारी ऊर्जा बनेगी, ठीक है। तो अगला लिखो ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा या इसको कहते हैं अंग्रेजी में एनर्जी। अब देखो पहले चीज़ तो ऊर्जा के बारे में एक कथन होता है। देखो ऊर्जा के बारे में एक स्टेटमेंट ये होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक प्रकार से ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा का ये स्टेटमेंट जो है ना आपको याद करके रखना है, का स्टेटमेंट है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक प्रकार से ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अब देखो यहाँ पर ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो 3। देखो एक होती है आपकी कौन सी, स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा, और तीसरी, इन दोनों को मिला के क्या बनेगी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और तीसरी क्या बनेगी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और तीसरी क्या बनेगी आपकी, यांत्रिक ऊर्जा। अगर आपसे पूछा जाता ऊर्जा के प्रकार कितने, तो हम बताएंगे एक स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा, और तीसरी कैसी है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा के प्रकार अगर देखें तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद आप ऊर्जा समझना की 3 प्रकार की ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। अब पहले लिखो गतिज ऊर्जा।
अब लिखो पहले गतिज ऊर्जा, कौन सी? गतिज ऊर्जा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसको काइनेटिक ऊर्जा नहीं कहते हैं, के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो किसी वस्तु में गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर बात है ना। यानी कि हम कहें गतिज ऊर्जा क्या है, तो कोई भी भागती हुई वस्तु या किसी प्रकार की वस्तु है ना, अगर गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो हम बोलेंगे किसी को ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी वस्तु जिसमें गति है या हम कह सकते हैं या भागती है ना, उसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। गतिज ऊर्जा निहित होती है, इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। यानी कि गतिज ऊर्जा के लिए क्या बनेगा, ये गतिज ऊर्जा नहीं, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है कि ये ऊर्जा कहाँ पर होगी, जो वस्तु गतिमान है ना, गतिमान या भागती हुई है ना, चलती हुई भागती हुई वस्तु होगी, तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते के ई से। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है। तो के बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या बनेगा, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, के बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर के की बात करेंगे तो क्या बनेगा, के मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। यहाँ पे अगर m की बात करेंगे तो m क्या है, यहाँ पर है द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान है। v की बात करेंगे तो क्या है, गति है। v की बात करेंगे तो क्या है, गति है। क्लियर है ना। तो k बराबर 1/2 mv²। के यहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा है, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, गति है। क्लियर है ना। तो गतिज ऊर्जा, आप इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद मैं एक बार और बता देता हूँ उसको। ठीक है। ठीक है। अब देखो के बराबर 1/2 mv²। देखो गतिज ऊर्जा का सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, कोई ऐसी वस्तु जो गतिमान है या जिसमें गति होती है, वो क्या होती है, उसमें क्या मिलेगी, वहीं पर आपको गति ऊर्जा मिलेगी। क्लियर बात है। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है। अगर 1/2 mv² हुआ तो क्या यहाँ पर है, के बराबर क्या है, गति है, गतिज ऊर्जा, m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है पर गति है। अब देखो इसको थोड़ा कन्वर्ट और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक p बराबर संवेग बराबर रेखीय संवेग बराबर p बराबर m/v पढ़ा था हमारे। ठीक है। तो k बराबर p बराबर m/v है ना। तो इसको p क्या है, यहाँ पर रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग है। और आपको मैंने जब संवेग बताया था तो संवेग के अंतर्गत मैंने बताया था संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये m क्या है, ये क्या है, m द्रव्यमान है यहाँ पर, और v क्या है यहाँ पर, वेग है। तो यहाँ से अगर p बराबर m/v, तो यहाँ से p बराबर m/v अगर रखना चाहें ना, तो k बराबर यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे देखो यहाँ से अगर हम करना चाहें तो 2k बराबर m/v² लिख सकते हैं ना, k बराबर 1/2 mv²। यहाँ से देखो
के बराबर, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर हम देखें, देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 2k बराबर m इंटू एम वो सॉरी m इंटू वी है ना, समझ लो पहले इसको। अब देखो एक m इंटू वी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर p लिख दें, बताओ p लिख देंगे ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2k बराबर p इंटू वी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करना चाहें तो k बराबर क्या बनेगा, k बराबर बनेगा p इंटू वी अपॉन 2। तो ऐसे भी इसको रिलेशन निकाल सकते हैं इसको हम, ठीक है, इसको ऐसे भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। k बराबर 1/2 mv² होता है, उससे इस तरह से p बराबर m इंटू वी, तो ऐसे अगर रख दें तो यहाँ से भी इसको रिलेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देना। तो गतिज ऊर्जा को आपको याद करके रखना है, गतिज ऊर्जा में क्या होता है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। गतिज ऊर्जा के लिए ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो गतिज ऊर्जा के लिए एक क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल लिखो, ये पूछा जाता है काफ़ी बार। लिखो, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा पहले से कितना गुना हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा पहले से कितना गुना हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा पहले से कितने गुना हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा पहले से कितना गुना हो जाएगी। अब देखो, अब देखो, देखो ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के, ये क्या बोला कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में चेंज पूछा है, तो कितना गुना गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो पहले एक चीज़ ध्यान दो, गतिज ऊर्जा बराबर, इसको काइनेटिक एनर्जी बराबर है k बराबर है लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/2 mv², अभी बता के गया था मैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो k बराबर 1/2 mv² है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई, यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले गतिज ऊर्जा ये है, अब कह रहा है कि इसमें चेंज जो हुआ ना वो क्या हुआ, द्रव्यमान को दुगुना। तो हम मान लें कि पहले वाला जो द्रव्यमान था ना वो m था, तो अब ये इसने क्या कर दिया, m को चेंज करके किस में कर दिया, इसने दुगुना 2m कर दिया। दूसरी चीज़, वेग पहले v था, इसने क्या कर दिया, वेग को 2v कर दिया। तो यहाँ से अगर गतिज ऊर्जा निकालना चाहे, इधर की तरफ निकालना चाहे तो k बराबर 1/2 फिक्स रहेगा हर जगह में, क्या बनेगा mv²। तो ये तो इधर बनेगा, लेकिन इधर की तरफ देखें तो क्या बनेगा, k बराबर 1/2 m की जगह पे कितना रखना पड़ेगा हमें, 2m। तो यहाँ करेंगे क्या, 2m इंटू v² करेंगे, तो 2 ऐसे करेंगे, 2v² करेंगे। अब यहाँ पे देखना ये 2m है, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, 1/2। अब देखो 1/2 m दुगुना 2m हो गया, ठीक है, इससे काट देंगे तो k बराबर m इंटू ये क्या बनेगा, 4v² बनेगा। यहाँ से k बराबर, अब देखो k बराबर 4 बनेगा ना, अब देखो k बराबर 4 बनेगा यहाँ पर, तो k बराबर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4mv² कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना k बराबर हमारा क्या बना, 4mv²। हमसे पूछा कितना गुना हो जाएगा। अब देखो k बराबर 1/2 mv² होता, mv² तो है लेकिन नीचे 2 होना चाहिए, तो हम सीधा ये वाला k रख देंगे यहाँ पे। अगर हम इसको हम k' मान लें, इसको k' मान लें, k' मान लें, तो हमको 1/2 mv², तो mv² यहाँ पर भी है, यहाँ पे 4 है, जबकि यहाँ पर 1/2 है। तो हम ऐसे कर देंगे, हमारा निकला k बराबर 4, k' बराबर mv², ठीक है। अब हमको पूछा कितना गुना हो जाएगी, तो गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात, हमें क्योंकि k को उसमें ले जाना, तो हम k बराबर लिखेंगे 4/2 इंटू कर देंगे क्या, 2,
बैलेंस हो गया ना। अब क्या करेंगे, एम बी स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, के बराबर 4 से कोई लेना देना है नहीं। अब ये 2 को 2 से काटे थोड़ी नहीं है। ये बताओ, ये इतना के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर ही तो बना। तो यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे और के ये वाला, ये 1/2 एम बी स्क्वायर की जगह पे एम बी स्क्वायर अपॉन 2 की जगह पे एम बी स्क्वायर अपॉन 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो के बराबर क्या बनेगा, के डैश बराबर क्या बनेगा, 8k। इसका मतलब आपने अगर ऐसा काम किया कि द्रव्यमान को दोगुना किया और वेग को भी दोगुना कर दिया, तो ये गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 8 गुना, 8k। ठीक है, समझ में आएगा ना, आसान है बिल्कुल। बस ध्यान रखना क्या करेंगे, 1/2 एम बी स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ से क्या बनेगा 4 एम बी स्क्वायर। और हमको ये पता है कि के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, तो बटे में 2 चाहिए, तो एम बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे कैसे, के से। ठीक है, तो यहाँ से बटे 2 कर दिया, तो ऊपर भी 2 को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को में इक्वल करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमने वो कर दिया यहाँ पर, और यहाँ से के बराबर क्या निकला, 8k। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया ना। बस इसको थोड़ा ध्यान देना, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, अगला इसके बाद लिखो गतिज ऊर्जा हो गया, इसके बाद लिखो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बाद लिखो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इसको कहते हैं स्टैटिक एनर्जी। अब देखो, जैसे अभी गतिज ऊर्जा बताया था ना कि किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यानी कि इसको क्या कह सकते हैं हम, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, स्थिति के कारण या स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, स्थितिज के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। कितने बात है, तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, स्थिति या लिख लो ऐसे करके, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा को अगर हम लिखना चाहें ना, स्टैटिक एनर्जी को लिखना चाहें, तो इसके लिए हम बनाते हैं U बराबर, देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं स्थितिज ऊर्जा को U बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है U बराबर mgh, U बराबर होता है mgh, इसको याद रखना। जैसे गतिज ऊर्जा में K बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर होता है ना, तो उसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा में होता है U बराबर mgh। जहाँ पे U अगर देखेंगे ना, तो U बराबर क्या बनेगा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और M देखेंगे तो M क्या यहाँ पर है, द्रव्यमान है। G क्या है, G पहले बात हो जाएगी गुरुत्वीय त्वरण है। और H क्या है, H क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या है, U बराबर mgh, इसको याद रखना। U स्थितिज ऊर्जा होती है, M द्रव्यमान होता है, G गुरुत्वीय त्वरण होता है, और H क्या है, ऊंचाई होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और U बराबर क्या बनेगा, mgh। यहाँ पे U क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, M क्या है, द्रव्यमान, G क्या, गुरुत्वीय त्वरण,
और h क्या ऊंचाई है। अब थोड़ा देखो, इसको लिख लिया तो थोड़ा ध्यान देना इधर पे। यहाँ पे जैसे अभी गतिज ऊर्जा के लिए मैंने बताया था k बराबर 1/2 mv² है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो गतिज ऊर्जा जो डिपेंड होती है वो किस पर डिपेंड होती है, द्रव्यमान और वेग पर। गतिज ऊर्जा देखो, गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, गतिज ऊर्जा के लिए मैंने बताया था 1/2 mv², ये तो बताया था फॉर्मूला मैंने, अभी बताया था पीछे। तो गतिज ऊर्जा को अगर हम देखना चाहें तो ये किस पर डिपेंड है, द्रव्यमान और वेग पर। यानी कि द्रव्यमान और वेग में से किसी में भी परिवर्तन किया जाए या दोनों में परिवर्तन किया जाए तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन अवश्य होगी। क्लियर बात है ना, अभी न्यूमेरिकल भी करवाया था मैंने। अगर यहाँ पर देखना चाहें स्थितिज ऊर्जा में, तो स्थितिज ऊर्जा में देखो, स्थितिज ऊर्जा किन के ऊपर डिपेंड है, तो 3 क्वांटिटी के ऊपर। एक किसके ऊपर, द्रव्यमान पर, दूसरा क्या गुरुत्वीय त्वरण पर, तीसरा क्या ऊंचाई पर। अगर आप द्रव्यमान को समान रखें, गुरुत्वीय त्वरण को समान रखें और ऊंचाई को बढ़ा दें तो गति स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर हम ऊंचाई को परिवर्तित कर दें, ऊंचाई को परिवर्तित कर दें तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, अभी आपको मैं पहले जी के बारे में बताया, लास्ट चैप्टर में जी के बारे में बताया था, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताया था। मैंने बताया गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात करें तो जी सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, याद है ना। और विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाए तो जी के वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर बात है, जी का मान बढ़ेगा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ। और अगर पृथ्वी के केंद्र में चले जाए तो जी की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी। अब तुम यहाँ पर सोच के देखो, अगर जी की वैल्यू, अगर पृथ्वी के केंद्र पर स्थितिज ऊर्जा की बात करें, पृथ्वी के केंद्र पर अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो कितनी बनेगी, 0 बनेगी ना। बताओ, पृथ्वी के केंद्र पर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या बनेगा, मान 0 बनेगा। लास्ट में बता के गया था ना जी पे कि अगर विषुवत रेखा से, ये देखो याद होगा, ये अगर विषुवत रेखा है और ये अब अगर हमारा ध्रुव है, तो विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं तो जी गुरुत्वीय त्वरण जो है ना, त्वरण क्या करता है, बढ़ता है। क्लियर बात है ना। लेकिन अगर हम पृथ्वी के केंद्र में चले जाएंगे ना तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ पे जी बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यू बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा का मान 0 कहाँ पर होगा, तो पृथ्वी के केंद्र में। ठीक है। और अधिकतम कहाँ पर होगा, तो अधिकतम तब होगा ज़्यादा जब द्रव्यमान को हम क्या मान लें, नियत मान लें, और ऊंचाई को भी नियत मान लें। ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या यहाँ पर जी की वैल्यू क्या बनेगी, जी बराबर क्या बनेगा, अधिकतम हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा की मान बढ़ जाएगा। क्या बात है ना। लेकिन अगर हम इन दोनों को, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर की बात करते हैं, तो एम और जी, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो लगभग हर जगह पे समान माना जाता है। देखो कहीं कहीं पर जी की वैल्यू आपको देखने को मिलती है 9.8 और कहीं कहीं पर जी की वैल्यू आपको देखने मिलती है 10। तो ऐसे मान चलो 9.8 और 10 लगभग समान है। तो जी के ऊपर जो स्थितिज ऊर्जा के ऊपर जो इफेक्ट दिखाई पड़ेगा वो किसका दिखाई पड़ेगा, ऊंचाई का। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। तो नोट करके लिख लो, पॉइंट एक नोट करके लिखो। ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। अब देखो स्थितिज ऊर्जा मिलेगी कहाँ पर, जहाँ स्थिर होनी चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ स्थिर है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे मान लो स्थितिज ऊर्जा के लिए आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कोई भी स्प्रिंग है उसमें किस प्रकार की गति होगी, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा निहित है, तो क्या कहेंगे हम, स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान चलो कि दोनों तरफ स्प्रिंग को ऐसे बांध लो, बांधने के बाद एक पॉइंट उसका छोड़ दो, तो एक पॉइंट फिक्स रहेगा, तो अब वो एक ही पॉइंट के सापेक्ष ऐसे हिलेगी। तो ये इसमें किस प्रकार की ऊर्जा निहित थी, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित थी। क्या बात है ना। तो उदाहरण लिखो, जिसपे इसको उदाहरण लिखो स्थितिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण लिखो। जैसे लिखो उदाहरण, दबे हुए स्प्रिंग को छोड़ना,
दबे हुए स्प्रिंग को छोड़ना या खिंचे हुए स्प्रिंग को छोड़ना, दबे हुए स्प्रिंग को छोड़ना या खिंचे हुए स्प्रिंग को छोड़ना, दबे हुए स्प्रिंग को छोड़ना या खिंचे हुए स्प्रिंग को छोड़ना। ठीक है, आपसे अगर ये पूछा जाता कि भाई स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर है, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए दो एग्जांपल ये सबसे बेस्ट है। जैसे मान लो किसी भी स्प्रिंग में दो कंडीशन होते हैं, स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग को एक तो क्या कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, इसको कंप्रेसिव बोलते हैं, दबा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसी स्प्रिंग को खींच सकते हैं आप, तब छोड़ दो। तो दबी हुई स्प्रिंग में, दबी हुई स्प्रिंग ऐसे है, उसको आपने छोड़ दिया तो वो एकदम ऊपर की तरफ आएगी, किस वजह से आएगी, इसी से ऊर्जा की वजह से। या फिर कोई स्प्रिंग खिंची हुई है ना, खिंची हुई है, आपने खींची, अब वो अपने पहले वाली पोजीशन में जाना चाहेगी, तो अब तुमने यहाँ से छोड़ दिया, तो वो कौन सी बनेगी, स्थिति ऊर्जा की वजह से वहाँ पर पहुँचेगी। क्लियर बात है ना। अब देखो स्प्रिंग के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, स्प्रिंग लिखो, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा बराबर 1/2 kx²। स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा क्या कहेंगे आप, स्प्रिंग फॉर्मूला सीधा पूछा जाता है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, तो इसको लिखना 1/2 kx², 1/2 kx², ठीक है, के 1/2 kx²। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा सर गतिज ऊर्जा बराबर k बराबर 1/2 mv² था ना। अब ये एकदम लग तो ऐसा रहा कि भाई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है k बराबर 1/2 kx², लेकिन गतिज ऊर्जा का नहीं है, स्थितिज ऊर्जा का, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है, थोड़ा याद रखना इस चीज़ को। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो अभी बताया था, u बराबर mgh होता है, लेकिन ये स्पेशल स्प्रिंग के केस में बनता है k बराबर मतलब 1/2 kx², ठीक है, जहाँ पे लिखना k बराबर स्प्रिंग नियतांक, ये क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, k बराबर क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, ठीक है। और x लिखना स्प्रिंग में खिंचाव, s क्या है, x क्या है, स्प्रिंग में खिंचाव, स्प्रिंग में खिंचाव। k बराबर k यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, x क्या है, स्प्रिंग में खिंचाव है। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैंने इतना बताया, थोड़ा ध्यान दे लो, ऐसे समझ लो 1 मिनट में कि स्प्रिंग मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, u बराबर mgh होता है। यानी स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो द्रव्यमान, आवर्ती त्वरण और ऊंचाई पर ये निर्भर करती है। अगर हम ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का भी मान क्या करेगा, बढ़ेगा। फिर मैंने बताया अगर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो क्या होती है, 1/2 kx² होती है। तो यहाँ पर k क्या होती है, स्प्रिंग का नियतांक होता है, और x क्या है, स्प्रिंग का खिंचाव होता है। इसके बाद अगला लिखो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, अगला लिखो यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो अगला क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग होती है, ठीक है, यानी नेट बोल सकते हैं इसे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो हम ऐसे कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा लिख लो, देखिए यांत्रिक ऊर्जा किसी भी वस्तु की स्थितिज व गतिज ऊर्जा का योग होती है, यांत्रिक ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा किसी भी वस्तु की स्थितिज व गतिज ऊर्जा का योग होती है, ठीक है।
यहाँ से लिखना चाहें यांत्रिक ऊर्जा बराबर तो हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा और प्लस क्या है, गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर ज्ञात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या था, U बराबर mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बनेगा मैकेनिकल एनर्जी, इसको याद रखना। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये होती है आंतरिक ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो आपसे पूछी जाएगी स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है, और यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, और यानी इसको एम से डिनोट करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर mgh अभी बताया था, और गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर होती है। तो मैंने ये बता दिया, तो इन दोनों का योग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी। क्लियर बात है ना। तो ये चैप्टर जो है ना, सबसे पहले मैंने कार्य लिया था, तो कार्य समाप्त, शक्ति भी लिया था, शक्ति और ऊर्जा। तो ये चैप्टर इतना ही बड़ा है, आपको इसको इतना ही करना है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, कट कर दो।